बड़े अपडेट्स लेके आया हूँ आज। जो पीस टॉक्स है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टर्की में हो रहे थे वो कोलैप्स हो चुके हैं रिपोर्ट्स के अनुसार। और ईरान और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशन हो रहा है न्यूक्लियर डील वो भी फेल हो चुका है। पुतिन रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ बड़े स्टेप्स उठा रहा है और बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो भारत के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। बांग्लादेश कुछ ऐसी चीज़ें प्लानिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, रशिया ने सुखोई 57 का ऑफर तो किया है लेकिन उसके अंदर कुछ नए डेवलपमेंट्स अभी सामने आए हैं। आज बहुत सारे अपडेट्स मैं लेके आया हूँ। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का शुरुआत जो है वो हम इस खबर से करेंगे जो टर्की में अभी अभी जो कुछ ही टाइम पहले जो पीस टॉक्स कंक्लूड हुए हैं, सो कॉल्ड पीस टॉक्स हुए हैं। 1 घंटे की मीटिंग थी और उसके अंदर 3 कंडीशंस जो हैं जो रशिया ने रखी थी वो जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया, जेलेंस्की की टीम ने रिजेक्ट कर दिया। ये 3 कंडीशंस थे। पहला कंडीशन ये था कि जो डोनेस्क, लुहान्स्क, खेरसन, जेफरोजिया और क्राइमिया क्राइमिया इसको रशिया चाहता था कि इसको यूक्रेन ऑफिशियली रिकग्नाइज कर दे कि ये रशिया की टेरिटरीज है। तो यूक्रेन ने जो डोनेस्क, लुहान्स्क, खेरसन और जेफरोजिया को तो रिजेक्ट किया ही है लेकिन क्रीमिया को भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है। दूसरा चीज़ जो है वो कोलैप्स ये चीज़ ये पॉइंट पे हो गया कि यूक्रेन जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं न्यूट्रल नहीं बनूंगा, जो रशिया का डिमांड था। तो यूक्रेन नेटो से का मेंबर नहीं बनेगा, ये कमिटमेंट रशिया चाहता है और उसको जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया है। और जो यूक्रेन की आर्मी जो है उसका जो स्ट्रेंथ है उसको पुतिन ने कम करने के लिए बोला है, वो भी जेलेंस्की ने इनकार कर दिया। तो ये टॉक्स कोलैप्स हो चुके हैं। ये ऑफिशियली कोई बता नहीं रहा है कि कोलैप्स हो चुके हैं। मीटिंग के बाद में एक और मीटिंग की प्लानिंग की जा रही है लेकिन लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें ये हमें बताया जा रहा है कि ये वेस्ट जो है सिर्फ टाइम बाय कर रहा है, क्योंकि वेस्ट खुल के ये चीज़ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर ये चीज़ हो गया फिर उसके बाद में पुतिन को पूरा लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए ये चीज़ नहीं बोली जा रही है लेकिन टॉक्स जो है आज वो कोलैप्स हो चुके हैं रिपोर्ट्स के अनुसार। और जेलेंस्की जो है वो नेटो ईस्टर्न फ्लैंक समिट जो विलिनस में हो रहा है वहाँ पे जाके जेलेंस्की बोल रहा है कि भाई, जेलेंस्की ने बोला है कि भाई रशिया की जो लॉसेस हुए हैं अभी यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स जो 4 नेवी बेस में किए हैं, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में जो मैंने बात किया था वो अटैक के बाद में जेलेंस्की मानता है कि भाई पुतिन अब नेगोशिएशन करने के अलावा पुतिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा सा जेलेंस्की यहाँ पे पैरेलल दुनिया में जी रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। जेलेंस्की बोल रहा है कि भाई उसके पास और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। मतलब ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। अभी स्ट्रॉन्ग टैक्टिकल सॉल्यूशंस का मतलब वो क्या है वो आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसने ये बोला है कि भाई बेलारूस में पुतिन ट्रुप्स को इकट्ठा कर रहा है और वहाँ से कुछ अटैक हो सकता है। ये बात भी जेलेंस्की ने आज इस समिट में बोला। बाकी बाकी उसने क्या क्या चीज़ें इस समिट में बोली वो मैं नहीं यहाँ पे शेयर करूँगा, क्योंकि उसने वही चीज़ें बार बार रिपीट किया है कि वेपन्स और चाहिए यूक्रेन को और यूक्रेन कैसे पूरे यूरोप को सेफ गार्ड कर रहा है लड़के। वही चीज़ें उसने रिपीट की हैं। तो इसमें स्टैंड आउट वाली बात उसने ये किया है कि रशिया बेलारूस से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये उसने बोला। और उसने बोला कि उसके पास और भी सॉल्यूशंस हैं, टैक्टिकल सॉल्यूशंस है रशिया के खिलाफ, जैसे ये अटैक था वो भी उसने कहा है। और इतना ही नहीं, एक बात उसने एक और भी बोला है कि भाई उसको पेट्रियट सिस्टम्स वगैरह और ज़्यादा चाहिए यूएस से। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी ऑलरेडी नाराज़ है पुतिन से। आई मीन वो तो हर हफ्ते उसका मूड चेंज होता है। अभी लास्ट उसने जो ट्रूथ सोशल में बोला कि भाई पुतिन से वो नाराज़ है, तो अभी जेलेंस्की देख रहा है कि कुछ उसको मिल जाएगा। तो ये एक अपडेट था। रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो अटैक्स हुए थे, रशिया ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक डिस्क्रिपेंसी है, रशिया बोल रहा है कि मुर्मंस्क और इरकुत्स्क में जो अटैक्स हुए थे उसमें कुछ एयरक्राफ्ट्स को फायर ज़रूर लगा था, लेकिन जो इवानोव और रेजन और आमुर रीजन में जो अटैक्स हुए थे वहाँ पे कोई डैमेज या कैजुअलिटी नहीं हुआ। ये रशिया ने कंफर्म किया है ऑफिशियली, लेकिन रियलिटी क्या है वो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन रशिया ने 5 में से 3 जगहों पे रशिया ने बोला है कि भाई कोई डैमेज नहीं हुआ है। और 2 जगह, ये वो 2 जगह हैं जो मुर्मक्स और इर्कुत्स्क रीजन जो है, ये वो जगह हैं जहाँ के वीडियोस वायरल हो रखे हैं। तो रशिया उसको तो डिनाई कर ही नहीं सकता ना, तो इसीलिए उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। दूसरे जो तीनों रीजन हैं उसमें
वीडियोज़ इतने क्लियर नहीं है, तो शायद उस रीज़न से व रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन जो है, उसने ऑलरेडी अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। आइस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने यूक्रेन की जो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जहाँ से लॉन्च होते हैं खारकोव रीजन में, वहाँ पे उसने दाग दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, पुतिन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये जो बात है, ये रशिया के जो टेलीग्राम चैनल्स हैं फाइटर बॉम्ब वगैरह, वहाँ पे ये चीज़, एक रशिया का कैप्टन है तुमानोव करके रशियन आर्मी का, वो उसने बोला है कि भाई ये ब्लैक डे था, और रशिया ने अब रशिया एक मैसिव रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और जर्मन डिफेंस चीफ जो है वो बोल रहा है कि भाई रशिया हर साल 1500 टैंक्स बना रहा है। 1500 आज के ज़माने में, जहां हम बोलते हैं कि ड्रोन वॉरफेयर में टैंक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन जर्मनी का डिफेंस चीफ बोल रहा है कि रशिया बना रहा है 1500 टैंक्स हर साल। और अगले साल क्या, इनफैक्ट यही साल में कुछ महीने बाद नेटो मेंबर को रशिया अटैक करने वाला है। क्योंकि ये जो नेटो का जो लीडर है क्रिस कैवोली, जो नेटो का टॉप कमांडर है, उसने भी कल बोला है कि भाई रशिया जो है वो अपने ट्रूप्स, टैंक्स और म्यूनिशंस को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे बढ़ा रहा है, स्टॉकपाइल कर रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप कंबाइंड जो ट्रूप्स है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा। आप गौर से सुनिए, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के जो कंबाइंड ट्रूप्स हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा रशिया मोबिलाइज कर रहा है। नेटो कमांडर क्रिस कवोली ने कल ही ये स्टेटमेंट दिया है। और माना जा रहा है कि वेस्टर्न मिलिट्री ऑफिशियल्स का, जो रॉयटर्स में भी एक रिपोर्ट आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये रिपोर्ट आई है कि फिनलैंड में रशियन मिलिट्री इंजीनियर्स जो आर्मी के बेस हैं उसको एक्सपैंड कर रहे हैं ट्रूप्स की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो फिनलैंड में हमें थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है, और बेलारूस में हमें एक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इतना ही नहीं, ट्रम्प बोल रहा है कि भाई उसको तो बताया नहीं गया था कि भाई ये अटैक करने वाला है ज़ेलेंस्की। तो ट्रम्प ये बोल रहा है। और ये जो एक्सियोस करके एक मीडिया पोर्टल है, उसने ये बोला है कि भाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता भी नहीं था कि ये होने वाला है। कि पहलगाम के टाइम पे भी यही बोला था सब लोगों ने कि भाई यूएस को पता नहीं था। यूएस को तो कुछ पता ही नहीं होता। खैर, और यहाँ पे ये यूएस के कुछ मिलिट्री एनालिस्ट जो हैं, द वॉर जोन करके जो है, उन सब की अभी थोड़ी सी फटी पड़ी हुई है। क्योंकि वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर ये रशिया के अंदर अगर ऐसा हो सकता है कि $100 की ड्रोन अगर $1,000,000 के जहाज़ों को अटैक कर सकता है, तो यूएस के साथ भी हो सकता है। तो यूएस में भी थोड़ी सी एक फियर आ चुकी है। लेकिन ये- ईरान में जो हो रहा है वो तो भाई अलग लेवल पे अभी टॉक्स कोलैप्स हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन जो है वो यूक्रेन से भी ज़्यादा इस समय मिडिल ईस्ट में ज़्यादा होने का मेरे को खतरा लग रहा है। क्यों? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ईरान ने एकदम से मना कर दिया है यूएस के पीस डील को। ईरान का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उसने ये बोला है कि यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये बोला था कुछ महीने पहले जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था कि भाई ईरान को सिविल न्यूक्लियर डील अलाउड है, मतलब सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर की जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो अलाउड है। ठीक है, पहले ऐसा कंडीशन था यूएस का। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अचानक बोल रहा है कि भाई सिविल न्यूक्लियर डील भी नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल भी यूरेनियम एनरिच हो ही नहीं सकता। ईरान सिर्फ सिविल पर्पस के लिए भी यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकता, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है नेगोशिएशंस के अंदर। और दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू जो मैं एग्जैक्ट वर्ड रीड कर रहा हूँ, टोटल डिसमेंटलमेंट। मतलब कंप्लीटली ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशन, चाहे वो सिविल पर्पस हो, मिलिट्री पर्पस हो, कंप्लीटली अबैंडन कर दे। और ये ईरान को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। अगराची ने ये चीज़ कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, खोमेनी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इसलिए खबरें यहाँ आ रही है कि नेतन्याहू अपने मिलिट्री को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रही है। रॉयटर्स में भी ये रिपोर्ट आ चुकी है। इनफैक्ट एएफपी में भी ये रिपोर्ट आ चुकी है कि ये चीज़ें इस समय हो रही है। तो न्यूक्लियर एस्केलेशन जो है, लोग बोल रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर होगा, लेकिन अभी इस समय तो ऐसा कंडीशन है कि ईरान में भी कुछ चीज़ें हो सकती है आने वाले दिनों में। तो ग्लोबल क्राइसिस दो जगहों पे इग्नाइट हो चुका है, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन दोनों अभी हॉट हो चुका है। इतने में खबर आई है कि नरेंद्र मोदी जी को इस बार G7 समिट में अभी तक इनवाइट नहीं हुआ। जून 15 और 17 में ये समिट होने वाला है, कनाडा में हो रहा है, कनाडा होस्ट है। और कनाडा में जो चीज़ें हुई हैं वो आप सब लोगों को पता है अगर आप फॉलो कर रहे हो, कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं पूरी प्रेशर डाल के बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के ऊपर। और अभी तक कनाडा ने भारत को
इनवाइट नहीं किया है। कनाडा ने यूक्रेन, साउथ अफ्रीका तक को इनवाइट कर दिया, ब्राज़ील तक को कर दिया, मोदी जी को नहीं किया। और भारत वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो G7 का पार्ट नहीं है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब होगा अगर हमें अगले 1 हफ्ते के अंदर इनवाइट नहीं मिला तो ये भारत के डिप्लोमेसी के लिए मैं सेटबैक तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि भारत अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो रहा है अभी इस समय। वेस्ट का टट्टू तो बन के नहीं है खड़ा हुआ है। भारत को वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है वेस्ट की। लेकिन यस, ये डिप्लोमेटिकली ये एक नई डेवलपमेंट है जो यहाँ पे हो रहा है, जिसको मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा। बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर है ये बांग्लादेश से कि कॉक्स बाजार से लेके बंदरबन एरिया में बांग्लादेश आर्मी एक मिलिट्री ऑपरेशंस जोन बना रहा है। अब ये मिलिट्री ऑपरेशन जोन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। जो वहाँ पे जो रखैन कॉरिडोर का जो मैं बात कर रहा था मेरे पिछले कुछ वीडियोस में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे रखैन कॉरिडोर के बारे में हमारी बात हुई थी कि यूएस वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाह रहा था। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के नाम पे यूएस अपने ट्रूप्स को वहाँ पे भेजना चाह रहा था, जो बांग्लादेश आर्मी रिजेक्ट कर चुका था। एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ मैं। बांग्लादेश का आर्मी चीफ रशिया गया था वेपन्स परचेज करने के लिए। वहाँ पे उसकी क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हुई थी पता नहीं, लेकिन वापस आने के बाद उसने इमीडिएटली स्टेटमेंट दे दिया कि भाई यूएस को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने नहीं देगा रखैन प्रोविंस में, जो म्यांमार बॉर्डर पे। तो वो बोलने के बाद अब बांग्लादेश मिलिट्री ऑपरेशन जोन MOZ बनाने वाला है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और ये जो है ये जोन बेसिकली आराकान आर्मी को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाएगा। तो बांग्लादेश की जो आर्मी है ये आराकान आर्मी को इस जोन में से सपोर्ट करेगा। कॉक्स बाजार से बंदरबन में ये जोन बनेगा और यहाँ पे लॉजिस्टिकल सप्लाईज प्रोवाइड की जाएंगी अराकान आर्मी को वहाँ पे लड़ने के लिए। और जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, BGB जो है, ये आप ध्यान से सुनिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ, उनको वहाँ से हटा के इंडिया बॉर्डर पे भेजा जाएगा। जी हाँ, इंडिया बॉर्डर पे भेजा जाएगा। BGB को अब उस साइड से हटा के इंडिया बॉर्डर पे भेजा जाएगा और अराकान आर्मी को यहाँ पे सपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है उसको तो साफ साफ मना कर दिया है यूएस की जो जिसमें अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि भारत के मीडिया ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा मिलिट्री जोन कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली बांग्लादेश आर्मी ने इसको अनाउंस नहीं किया है। तो बांग्लादेश आर्मी की जो ISPR है, बांग्लादेश का भी एक ISPR है, तो वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि द आर्टिकल टाइटल्ड बांग्लादेश टू डिक्लेयर कॉक्स बाजार इन बंदरबन एरिया एज ए मिलिट्री ऑपरेशन जोन इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ डेलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेटेड बाय सेगमेंट्स ऑफ इंडियन मीडिया। तो उसने बांग्लादेश की जो ISPR है उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा कोई कॉरिडोर बनने वाला है बांग्लादेश की तरफ से। और बोल रहे हैं कि भाई इंडियन मीडिया जो है वो एक फेक न्यूज़ फैला रहा है, वो झूठी नैरेटिव फैला रहा है और एक स्मीयर कैंपेन चला रहा है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स है। तो काफ़ी हार्श स्टेटमेंट दिया है बांग्लादेश आर्मी ने। तो अचानक से बांग्लादेश आर्मी को इतनी आग क्यों लगी है, वो थोड़ा सा नोट करने वाली बात है यहाँ पे। और जो बांग्लादेश आर्मी चीफ है वो हज के लिए निकल चुका है। जी हाँ, तो क्या बांग्लादेश कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है जिससे पहले वो हज में चला गया है बांग्लादेश का आर्मी चीफ? वी डोंट नो दैट। बहुत क्लोजली इसको ट्रैक करूंगा मैं यहाँ पे। अब जो और देखने वाली बात यह है कि भारत ने ऑलमोस्ट 2000 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को पिछले 3 हफ्तों के अंदर वापस भेज दिया। जी हाँ, 2000, जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडियन एक्सप्रेस को बोला कि ये जो 2000 लोग हैं ये तो भेजे ही हैं, लेकिन अभी जो बहुत सारे जो इलीगल बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं इनको त्रिपुरा, मेघालय और असम में भेजा जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में। और वहाँ से उनको बांग्लादेश के थोड़ा खाना वगैरह दिया जा रहा है 1 दिन के लिए और फिर उनको पुश किया जा रहा है बांग्लादेश के साइड पे। तो यहाँ पे मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि बांग्लादेश आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया है अपने ही इलीगल बांग्लादेशियों को वापस लेने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बांग्लादेश इस समय जानबूझ के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको स्लो कर रहा है। जो उनके खुद के बंदे हैं, बांग्लादेश के खुद के बंदे हैं, जो उनको पता है, जिनका वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट ID वगैरह है, उनको ही लेने से बांग्लादेश मना कर रहा है। बांग्लादेश भारत को एक्यूज़ कर रहा है कि भारत इलीगल माइग्रेंट्स को बांग्लादेश के अंदर भेज रहा है। जी हाँ, मुझे बोलते हुए भी हंसी हंसी आ रही है। ये चीज़ बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई भारत इलीगल माइग्रेंट्स को भेज रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को भेज रहा है बांग्लादेश के अंदर। एक तरफ बांग्लादेश 2 करोड़
इलीगल लोगों को भेज चुका है भारत के अंदर, और आतंकवादियों को भी आजकल भेज रहा है, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ काम कर रहा है, और भारत को बोलता है कि भारत इलीगल लोगों को भेज रहा है। एनीवेज, तो ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। इसको डेली बेसिस पे थोड़ा ट्रैक करेंगे। भारत ने अभी दो बहुत इंटरेस्टिंग खबरें मेरे पास है, डिफेंस रिलेटेड है ये दो खबरें आज के, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक, भारत जो है ना आइस ब्रेकर स्टील्थ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स एक्वायर कर रहा है इसराइल से। अब ये जो आइस ब्रेकर स्टील्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स क्या है वो थोड़ा हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो मिसाइल है ना, ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं चाइना और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जो 300 किलोमीटर तक का रेंज में है, उनको अटैक करने के लिए ये एक्वायर किया जा रहा है। ये जो मिसाइल है ये 5th जनरेशन है, मल्टी सर्विस प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है, और इसको फाइटर जेट्स पे भी रखा जा सकता है, अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी रखा जा सकता है, और माना जा रहा है कि इसको सुखोई और तेजस में फिट किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और ये जो मिसाइल है इसकी खासियत ये है कि ये बहुत लो हाइट पे फ्लाई करता है, मतलब वेरी लो ऑब्जर्वेबल वीएलओ प्रोफाइल है इसका, जो रडार को इवेड करता है। मतलब जो सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, आईएडीएस है, उनको ये डिसीव करता है। और ये मिसाइल की एक और ख़ास बात ये है कि इसमें सैटेलाइट नेविगेशन नहीं है। जी हाँ, सैटेलाइट नेविगेशन इस मिसाइल के अंदर नहीं है, तो इसको सैटेलाइट की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो ट्रेडिशनल जैमिंग सिस्टम्स होते हैं वो इसको जैम नहीं कर सकते। मतलब चाइना का जो HQ-9 है वो फेल है इसके सामने। इनफैक्ट यूएस की जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी फेल है इस मिसाइल के सामने। और ये जो मिसाइल है ये ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करता है ऑटोमेटिक टारगेट रिकग्निशन के लिए, ATR कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर लगी हुई है इसके अंदर, जहाँ पे ये अपना पाथ जो है वो चूज़ करता है। तो इसको GPS से कोई लेना देना नहीं है, आराम से आप लॉक करो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये मिसाइल हिट करेगा। माना जा रहा है कि भारत हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स एक्वायर करने वाला है ये कंपनी से। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ये करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। और ये जो मिसाइल है ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड में, आत्मनिर्भर भारत के अंदर। तो भारत डायनामिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये को प्रोड्यूस किया जाएगा इसराइल के लिए। और एक और बड़ी खबर ये है कि रशिया ने सुखोई 57 भारत को ऑफर कर दिया था। ये खबर तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन अब कुछ नए डिटेल्स आए। नए डिटेल्स क्या हैं कि भाई जो भारत का सुपर 30 प्रोग्राम है, ठीक है, जो भारत का जो सुखोई 30 का फ्लीट है उसको अपग्रेड करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है, जिसके अंदर 150 to 200 सुखोई 30 जो MKI एयरक्राफ्ट हैं एग्जिस्टिंग भारत के, उसको अपग्रेड करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC ने सुपर 30 प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और ये अपग्रेडेशन के तहत सुखोई 30 को 4.5 जनरेशन बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो सुपर 30 प्रोग्राम जो है ना, इसके अंदर एनहांस्ड एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को आफ्टर फिट किया जाएगा, विच इंक्लूड्स अस्त्रा जो भारत का BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला मिसाइल है, रुद्रम सीरीज़ है जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, और एडवांस्ड एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स जो हैं जो DRDO ने डेवलप किए हैं, ये सारी इंटीग्रेट किए जाएंगे सुपर 30 प्रोग्राम के अंदर सुखोई 30 को, ठीक है, 150 to 200 जो भारत के पास है। अब इसके अंदर माना जा रहा है कि सुखोई 57E भी ये सुपर 30 का पार्ट होगा। और इसका मतलब भारत अब सुखोई 57 अगर लेगा तो ये सारे मिसाइल सिस्टम सुखोई 50 के अंदर भी किया जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए बात। भारत ने फ्रांस से रफेल का सोर्स कोड मांगा था, ठीक है, फ्रांस ने भारत को रफेल का सोर्स कोड लेने से मना कर दिया, लेकिन रशिया भारत के साथ ये कोड शेयर करने के लिए तैयार है सुकोई 57 प्रोग्राम के अंडर। तो रशिया टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र के लिए तैयार है, जो फ्रांस तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुकोई 57 रफ़ेल को बीट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है रशिया सुकोई 57 से। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारत को सुकोई 57 खरीद लेना चाहिए, और AMCA के लिए नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि भारत के पास अभी इंजन के मेजर प्रॉब्लम्स है। कावेरी इंजन जब बनेगा तब बनेगा। मैं स्केप्टिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रियलिस्टिक पर्सन हूँ।
कावेरी इंजन को साइड में बनते रहने दो और हम अपना सुखोई 57 भी हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि भारत अगर ऑलरेडी सुखोई 30 को इतने सारे 150-200 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है, तो सुखोई 57 भी पार्ट हो सकता है उस प्रोग्राम का। तो राफेल, मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है सुखोई 57 भारत को लेना चाहिए, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि यूएस जो है F-35 का प्रपोजल भारत को देने वाला है। भाई किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप भारत को F-35 बेचने की बात सोच भी सकता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब यूएस इतना बेशरम कैसे बन सकता है यार? एक तरफ से पाकिस्तान को भीख दे रहे हो भारत को अटैक करने के लिए, पहलगाम अटैक करवा रहे हो CIA ISI के साथ मिलके, और हमको ही F-35 बेचने की बातें कर रहे हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले। तो ये मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है एस जो सुखोई 57 भारत को ले लेना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे एक और बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो बार बार शाहबाज शरीफ बोलता है, उसने वापस बोला है कि भाई जो एलाई सो कॉल्ड एलाइज है, उसने बोला कि भाई चाइना, अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, ये सब पाकिस्तान के एलाइज हैं, और ये अब एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ बेगिंग बोल लेके ना जाए। लिटरली ये बात शाहबाज शरीफ ने आज बोली है। इसने ये मिलिट्री कमांडर्स को बलूचिस्तान के क्वेटा में वो एड्रेस कर रहा था, उनके सामने उसने ये बात बोल दी कि भाई पाकिस्तान हमेशा बेगिंग बॉल लेके जाता है, भीख मांगता है, और अब ये जो देश हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान भीख ना मांगे और हेल्थ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन और ट्रेड के डील्स लेके जाएं। तो भाई सही है यार, ये लोग ऑन कैमरा ऑन स्टेज पाकिस्तान वाले मानते हैं कि वो भीख मांगते हैं। बहुत एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस जो है, जो ताजिकिस्तान में हो रहा है, वहाँ पे भारत ने बोला कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने बोला कि भाई जो पाकिस्तान के जो शाहबाज शरीफ का स्टेटमेंट था कि भाई भारत इंडस वाटर ट्रीटी को मिसयूज़ कर रहा है, वो गलत है। क्योंकि जो उन्होंने ये बोला कि भाई भारत का जो 1960 का ट्रीटी था, वो उस ज़माने का था जब रियलिटी अलग हुआ करता था, टेक्नोलॉजी अलग हुआ करता था, डेमोग्राफी अलग हुआ करता था, और उस टाइम के देश के रिक्वायरमेंट्स अलग थे, राइट? तो उस टाइम में और आज के बीच में बहुत फ़र्क है, और इसको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये जो ट्रीटी है ये गुडविल जेस्चर था उस टाइम पे, अब गुडविल तो कुछ बचा नहीं इतने सारे टेरर अटैक्स के बाद में। तो ये उन्होंने बोला। और पाकिस्तान, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान में अभी एक खबर आई है कि चेनाब नदी जो है, उसमें जो पहले 98,000 कुसैक्स का पानी आता था मरला हेडवर्क्स के आसपास पंजाब के एरिया में, 98,000 से अब वो मात्र 7,200 हो गया। मतलब 90,000 कुसैक्स कम हो गया वाटर सप्लाई। मतलब आप बोलो 90% ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली पानी का बहाव चेनाब नदी में जो पंजाब में जाता है, मरला में जो जाता है, वो ठप हो चुका है। और ये ऑफिशियली पाकिस्तान का जो वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, वापड़ा करके है वहाँ पे, उन्होंने उन लोगों ने ये बोला है कि भाई मई 29 से लेके जून 1 तक, मतलब मई 29 की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर का जो मेन फेज़ 1 जो है, जो ख़त्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ, मई 29 से लेके जून 1 तक 90% पानी का बहाव चेनाब नदी में कम हो गया है। ये पाकिस्तान की वाटर अथॉरिटी ने बोला है। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ये सेम हमने पहले भी देखा गया था, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ये भी उन्होंने बोला। अब ये चेनाब नदी का पानी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, उसमें जो कनाल्स हैं, जो अपर चेनाब और बमवाली रावी बैदान वाला कनाल्स है, वो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो भाई ये मेजर मेजर रेड फ्लैग है पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए कि पानी का बहाव अभी कम हो रहा है। लेकिन इसी बात पे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पाकिस्तान के टॉप जनरल ने सांग्रीला में जाके, जब जो समिट हुआ था सिंगापुर में, उसने उसने बोला। तो उसने एक बात बोली, वैसे तो बहुत सारी बातें बोली, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ। तो उसने एक बात बोली कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म इस समय नहीं है, ठीक है? और इसके वजह से क्या है कि अगले बार कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा, तो ग्लोबल पावर्स को इंटरवीन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और इससे पहले कि वो इंटरवीन कर ले, कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये उसने बोला है। अंग्रेजी में अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने ये बोला कि दे विल probably बी टू लेट टू अवॉइड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। तो वो कहीं ना कहीं वो वेस्ट को डराना चाहता है, या भारत को धमकी देना चाहता है, गिदड़ धमकी देना चाहता है, या खुद डरा हुआ है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब
मुझे लग रहा है तीनों थोड़ा-थोड़ा रीज़न है ये उसका बोलने का। उसने ये बोला कि भाई, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे पाकिस्तान इस समय वेस्ट को डराना चाहता है कि भाई अगला कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा भारत के साथ, राइट? वो एक करना चाहता है। दूसरा, वो भारत को भी गीदड़ धमकी देना चाहता है। फिर वो खुद भी थोड़ा-सा डरा हुआ है। उसका खुद का जो पाकिस्तान का इनसिक्योरिटी है और जो डर है वो भी थोड़ा-सा हमको दिख रहा है ये स्टेटमेंट के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग मेरे को स्टेटमेंट लगा है यहाँ पे। और उसने ये भी बोला कि लोअरिंग ऑफ द डेंजरस थ्रेशोल्ड्स टू द डेंजरस लेवल्स हो चुका है, और अगला कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिटीज़ पहले टारगेट हो सकते हैं। ये भी उसने बोला कि अगला कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिटीज़ भी टारगेट हो सकते हैं। और उसने ये भी बोला कि आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एन अलार्म बट आई एम स्पीकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक. There could be a possibility that before the international community intervenes, because of restricted or constricted times window, the damage and destruction may have already taken place. तो ये एक मुझे लग रहा है एक वेल्ड थ्रेट था सो कॉल्ड भारत के लिए, और कहीं ना कहीं वेस्ट को भी डराने की कोशिश कर रहा था, और खुद भी थोड़ा सा अंदर से डरा हुआ था कि भाई आगे जाके अगर भारत ने ठोक दिया पाकिस्तान के शहरों को स्टार्टिंग में ही, तो वेस्ट को इंटरवीन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट था। खैर, चाइना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को अभी ताइवान के यहाँ पे भेजा। देखिए हमेशा हर रोज़ वहाँ पे चाइना जेट्स भेजता है, ठीक है, 20, 30, 40, कभी 50। तो उसको अभी वो तो आजकल कोई न्यूज़ में कवर भी नहीं करता कोई अपडेट के तौर पे। एक टाइम था जब डेली अपडेट में आता था, लेकिन अब वो नहीं आता। लेकिन अब जो अलग चीज़ हुआ है वो अलग ये हुआ है कि इस बार उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिए। तो माना जा रहा है कि भाई ग्रे जोन एक्टिविटी इंटेंसिफाई कर दिया है चाइना ने। और इनफैक्ट उसने एक 30 चाइनीज वेसल्स भी भेजे थे ताइवान का पेंगू आर्चपेलागो के अंदर मई महीने में, जहाँ पे ये वेसल्स का कोई भी ये नहीं था, मतलब कोई भी सिग्नेचर नहीं था उनकी, कोई रजिस्ट्री या कुछ भी नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था। ये प्योरली ताइवानीज को हैरेस करने के लिए भेजा गया था। और 75 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट इस बार इन्वॉल्व थे यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए। भारत ने अभी रिटेलिएटरी ड्यूटी यूएस के ऊपर डालने की एक इंटेंशन दिखाई है, और यूएस ने रिजेक्ट कर दिया है ये कि डब्ल्यूटीओ को कि भारत ऐसा कुछ कर सकता है। देखिए यूएस ने जो टैरिफ्स है स्टील और एल्यूमिनियम उसमें लगा दिया था, लेकिन अब भारत भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो ऐसा माना जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा क्लोजली ट्रैक करूँगा। अब अचानक चाइना बोल रहा है कि भाई पिछले हफ्ते अगर आपको याद है मैंने वीडियो बनाया था कि भाई जिसमें ट्रम्प ने बोला था कि भाई चाइना ने जो ट्रेड डील है उसको ब्रीच कर दिया। अब चाइना बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ट्रम्प ने ब्रीच किया। अब वो कैसे किया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चाइना बोल रहा है कि भाई ट्रम्प ने जो चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का जो सेल्स है चाइनीज़ फर्म्स के लिए उसको बैन कर दिया, और जो हुआवी मेड चिप्स के ऊपर जो बैन थे वो अभी तक हटाया नहीं, और जो वीज़ाज़ है चाइनीज़ स्टूडेंट्स को कर रहा है वो भी एक वायलेशन है इस डील का। तो कहीं ना कहीं चाइना और ट्रम्प के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। और जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है यूएस का, उसके जो डायरेक्टर है केविन, उसने बोला है कि भाई ट्रम्प और जी का इस हफ्ते एक और बातचीत होगा, एक और राउंड ऑफ टॉक्स होगा, तो उसको भी थोड़ा हम लोग क्लोजली यहाँ पे ट्रैक करेंगे। शेख हसीना को एक और चार्ज लग गया है बांग्लादेश के अंदर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में। ऑलरेडी बहुत सारे चार्ज लग चुके हैं, तभी उसमें तो क्या ही अभी न्यूज़ रह गया है बात करने के लिए। भारत के दौरे पे पैरागुअन जो प्रेसिडेंट है वो आए हुए हैं। हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और माना जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स भारत से काफ़ी एक्टिव हैं पैराग्वे के अंदर, और मुंबई के भी दौरा करेंगे वो, और स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में कॉन्वर्जेशन होंगी। तो ये थे आज के सारे अपडेट्स। रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, और ईरान में भी टॉक्स कोलैप्स हो चुके हैं। तो रशिया यूक्रेन और ईरान इसराइल दोनों टॉक्स कोलैप्स हो चुके हैं। डेंजरस टाइम्स हैं। न्यूक्लियर का क्राइसिस यूक्रेन में होगा कि ईरान में होगा हमें पता नहीं है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये सारे अपडेट्स हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मैं अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।